कल सुप्रीम कोर्ट में एक मजेदार पिटीशन फाइल हुई है। बेसिकली इस पिटीशन के अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसटीटी कहते हैं। तो पहले इस पूरे मैटर को समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एसटीटी होता क्या है प्राइमरली। देखिए सर, अगर आप कभी भी शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ता है। इंडिया के अंदर देयर आर मेनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, मगर जो सबसे ज्यादा वेल नोन है वो उनका नाम आप जानते हैं। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। सो इमेजिन, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अमन के पास में रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर पड़ा हुआ था, जिसको वो आशीष नाम के एक बायर को बेचना चाहता था। एंड अमन इज सेलिंग दिस रिलायंस इंडस्ट्री शेयर थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी पे जाके वो उसको बेचना चाहता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अभी तक प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रांजैक्शन हो रहा है। अमन सेलर है एंड आशीष बायर है। अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन हुआ है, लॉस प्रॉफिट नहीं डिसाइड हुआ है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, इसको मुझे बेचते टाइम पे अमन पे करेगा एक 0.1% का टैक्स। एट द सेम टाइम आशीष को भी एक 0.1% का टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग कर रहे हैं। नाउ दिस 0.1% जो दोनों पे कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी जिसे कहा जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एसटीटी टैक्स एक और टैक्स होता है जिसका मेंशन करना यहां पे जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल गेन टैक्स। नाउ कैपिटल गेन टैक्स इज जस्टिफाइड। क्यों जस्टिफाइड है? इसी सेम एग्जांपल में आप इमेजिन करके चलिए, यू सिंपली इमेजिन इन दिस पर्टिकुलर केस दैट अमन ने, जब रिलायंस इंडस्ट्री का वैसे इतना सस्ता शेयर है नहीं, बट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस केस 100 रुपीज का एक जमाने में ये शेयर परचेज किया था। अब जब वो उसको बेचेगा आशीष को, तो उसने बेचा से फॉर एग्जांपल 150 रुपीज पे। तो यहां पे मैंने 50 रुपए का, अमन ने 50 रुपए का यहां पे प्रॉफिट जनरेट किया ना। ऑन दिस 50% ऑफ द प्रॉफिट मुझको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। कि भाई अगर मेरी इनकम हुई है, मेरी इंडिविजुअल इनकम हुई है, तो समाज के नाम पर भी मुझे कुछ थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज हम समाज में ही रहते हैं, समाज के साथ ही उठते बैठते हैं, समाज के कारण हम हैं, हमारे कारण समाज है। तो मैं जो भी कमाऊंगा वो समाज की उन्नति के लिए मैं थोड़ा सा टैक्स के नाम पे करूंगा। दैट इज सिंप्लीफाइड, दिस इज जस्टिफाइड, नो कंफ्यूजन इन दैट। ना सीजीटी भी लगे हाथ यही समझ लीजिए, सीजीटी भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म सीजीटी एंड अनदर इज कॉल्ड एज द शॉर्ट टर्म सीजीटी। एक हो गया लॉन्ग टर्म, एक हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर था, ये 1 साल पहले खरीदा था, और अगर मैं इसको 1 साल के बाद बेचता हूं, से फॉर एग्जांपल 13 मंथ्स के बाद बेचता हूं या 14 मंथ्स के बाद बेचता हूं, तो 1 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया मेरा। तो इस केस के अंदर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इस एसेट को, शेयर्स आर एसेट एक्चुअली, लॉन्ग टर्म के लिए इस एसेट को अपने पास में होल्ड करके रखा था। तो लॉन्ग टर्म सीजीटी मैं पे करूंगा यहां पे, जो कि थोड़ा कम होता है, दैट इज 10% फॉर द टाइमिंग। और पे कौन करेगा इस केस के अंदर? पे वो करेगा जो कमा रहा है। कमा कौन रहा है? अमन कमा रहा है। आशीष तो उल्टा खर्चा कर रहा है, तो आशीष को सीजीटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पे कौन करेगा? अमन पे करेगा, बिकॉज अमन ने इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर अमन इसी सेम रिलायंस के शेयर को 12 महीने से पहले बेच देता है, मैंने खरीदा, मैंने से फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में परचेज किया था, सितंबर में मैंने इस शेयर को बेचने की कोशिश करी, तो उस केस में मेरे ऊपर क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस शेयर को होल्ड करके बेचना चाहता हूं, मैं शॉर्ट टर्म में यहां पर गेन अचीव करना चाहता हूं। अगर आप इतना ज्यादा शॉर्ट टर्म में गेन लेना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स गुड फॉर यू, मगर इसके कारण जो स्टॉक मार्केट होती है वो थोड़ी सी स्पेक्युलेटिव हो जाती है। यहां पे उतार चढ़ाव जो होते हैं वो ज्यादा तेजी से आते हैं, एंड दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड। ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं स्टॉक मार्केट में, इट इज नॉट कंसीडर्ड गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी।
सो फॉर दैट पर्पस मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करूंगा एंड आई नीड टू पे 15% हेयर बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सेल दिस शेयर ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस. नाउ दीज आर द टू बेसिक पिलर्स जो इस पूरी कहानी को समझने में आपके काम आएंगे. एक आपको एसटीटी समझ आ गया, एक आपको सीजीटी समझ आ गया. एसटीटी लग रहा है मात्र ट्रांजैक्शन करने के ऊपर, मात्र ट्रांजैक्शन करने के ऊपर, और सीजीटी लग रहा है आपके प्रॉफिट जनरेट या इनकम जनरेट करने के ऊपर. आपने इनकम जनरेट की तो थोड़ा सा समाज के लिए भी पैसा दीजिए. नाउ जो पिटीशन फाइल की गई है अगेंस्ट दी एसटीटी, उसमें ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं. वो ग्राउंड्स क्या है? फर्स्ट ग्राउंड ये है कि एसटीटी इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 के तहत आप जानते हैं इट्स राइट टू इक्वालिटी. पॉलिटी में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा. क्योंकि सिर्फ ये उन लोगों पे लग रहा है जो शेयर्स की या सिक्योरिटीज की, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं. कुछ लोग अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं इसके ऊपर. कुछ लोग जो ट्रेडर्स लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड इसी से ड्रॉ करते हैं. तो ऐसे केस के अंदर आप एक तरह से लाइवलीहुड के ऊपर भी असर डाल रहे हैं लोगों के. सो दैट गोज अगेंस्ट द राइट टू लिव विद डिग्निटी ऑल्सो. इट गोज अगेंस्ट राइट टू लिव विद डिग्निटी ऑल्सो. आप जानते हैं इसका आर्टिकल कौन सा है फंडामेंटल राइट्स में? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका कौन सा आर्टिकल है. नाउ सेकंड ग्राउंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग डबल टैक्सेशन. अब इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए सर, दुनिया भर में टैक्सेशंस के कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, कुछ कॉमन रूल्स हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान गरीब है, कम पैसा कमा रहा है, तो उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा. ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किया जाता था कि जो गरीब आदमी था वो ज्यादा टैक्स पे करता था. अमीर थे, बहुत ज्यादा रिच थे, उन लोगों को ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. तो इट्स अ काइंड ऑफ रिग्रेसिव सिस्टम. अगर आप गरीब से ज्यादा टैक्स लेते हैं और अमीर आदमी से कम लेते हैं, इट्स अ रिग्रेसिव सिस्टम, जो कि अंत में इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. सेकंड, एक और प्रिंसिपल जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी. जब तक पार्लियामेंट किसी भी टैक्स के ऊपर लगाने पे अप्रूवल नहीं दे देता, गवर्नमेंट के पास में ये पावर नहीं है कि वो आपके ऊपर टैक्स लगाए. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स, कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो कि जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, वहां पे ये रूल फॉलो किए जाते हैं. अब इन्हीं में एक और रूल आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिंग डबल टैक्सेशन. सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी एक इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स नहीं लगेगा. किसी भी एक टाइप की इनकम के ऊपर 2 बार आपको टैक्स पे नहीं करना है. से फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस, यहां आपको ये समझ आ जाएगा. यहां पे जब अमन ने आशीष को अपना शेयर बेचा था तो उस केस के अंदर एसटीटी लगा, वो हो गया पहला टैक्स. एसटीटी लगा, वो हो गया पहला टैक्स जो अमन ने पे किया. उसके बाद अमन को क्योंकि प्रॉफिट भी हुआ है तो उस केस के अंदर उसके ऊपर सीजीटी भी लगाया जा रहा है, कैपिटल गेन टैक्स भी लग रहा है. तो इस केस के अंदर एक ही इनकम के ऊपर, एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपने 2 बार टैक्स इंपोज कर दिया, विच इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लॉजिकल वे ऑफ टैक्सेशन. इसी के कारण यह कहा जा रहा है कि यहां पे डबल टैक्सेशन हो जाती है. किसके ऊपर? सेलर के ऊपर. ना आफ्टर दैट एक और प्रिंसिपल है जो टैक्सेशन का यहां पे वॉयलेट होता है. मैंने आपको बताया कि टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर. भाई सिंपल सी बात है, अगर आप सैलरीड आदमी हैं, आपको सैलरी मिली है तो आप इनकम टैक्स पे करेंगे. अगर आप एक कंपनी चलाते हैं, उसने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो वो फिर कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा. दे बोथ हैव टू पे देयर टैक्सेस. अगर आपने सैलरी कमाई है तो इनकम टैक्स पे करेंगे. अगर आप कंपनी चलाते हैं, उसने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे. नाउ द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट दिस एसटीटी, ये जो एसटीटी है उसका एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि एसटीटी डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, दीज बोथ आर डायरेक्ट टैक्सेस. उसी तरह से जो एसटीटी होता है, इवन दिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ये भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है. नाउ लॉजिक ये कहता है कि अगर इनकम जनरेट होगी या प्रॉफिट होगा तो ही आप टैक्स पे करेंगे. मात्र ट्रांजैक्शन करने के ऊपर आपको टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपका लॉस हो गया हो. इसी सेम एग्जांपल को आप अगर ध्यान से समझेंगे
तो इमेजिन कीजिए कि अमन ने 100 रुपीज का शेयर खरीदा था, मगर अमन ने जब इसको बेचा, उसकी बेटी की शादी थी अमन की, और उसको उसके लिए पैसा चाहिए था, इस कारण उसको मजबूरन जल्दी में शेयर बेचना पड़ा, और उस दौरान मार्केट डाउन थी। मान लीजिए कि 150 रुपीज ना होता, अगर ये 90 रुपीज में अमन को शेयर बेचना पड़ जाता, तो उस केस के अंदर अमन को लॉस हुआ कितने का? 10 रुपीज का उसको लॉस हो गया। अब अगर मुझे लॉस हुआ है तो मैं क्यों टैक्स पे कर रहा हूं? वाई शुड आई एम पेइंग दैट पर्टिकुलर टैक्स शुड नॉट बी पेड बाय मी, बिकॉज मेरे को तो लॉस हुआ है उस केस के अंदर। Now this is what has been raised, this particular concern has been raised in this petition जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी है। Now सिर्फ यहां पे बात अमन की नहीं है, आशीष की यहां पे बात है। आशीष एक बायर है, जब वो बाय कर रहा है किसी शेयर को, तो फिर वो क्यों टैक्स दे रहा है? उसका तो खर्चा हुआ है यहां पे, उसे तो शेयर को परचेस करने के लिए जो उसके पास पैसा पड़ा था उसे देना पड़ा, तो उसने तो कोई प्रॉफिट भी जनरेट नहीं किया, कोई इनकम जनरेट नहीं किया। अगर आप फी ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग फी, समझ आता है, फी आप ले सकते हैं, मगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो टैक्स लगता है सिर्फ या तो किसी इनकम पे या किसी प्रॉफिट के ऊपर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग आप देख पा रहे हैं कि सेलर भी टैक्स पे कर रहा है, बायर भी टैक्स पे कर रहा है। ये अनोखा जो तरीका है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि गवर्नमेंट अननेसेसरली इस टैक्स को लेके आ गई। भाई कोई ना कोई कारण रहे होंगे, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसकी वजह से इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सर जो कारण थे वो ये थे दैट इन 2004 में पहली बार एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले तक ये वो जमाना है, इससे पहले ये वो जमाना चल रहा था जब मोस्ट ऑफ द शेयर्स बिना डीमैटेरियलाइजेशन के, बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेड किए जाते थे। आज आपके पास एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट को मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो मतलब एक तरीके का डिजिटल अकाउंट है, जहां पे आप शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपके जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है उससे या तो पैसा कटेगा या उसमें पैसा आएगा। मगर डीमैट अकाउंट के अंदर अगर आपने शेयर को बेचा है तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकल के जिसने खरीदा है उसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। तो यू कैन सिंपली ट्रेस, एक ट्रेल बन जाता है यहां पे, जो आप देख सकते हैं कि एक अकाउंट से शेयर निकल के दूसरे अकाउंट में गया, मतलब यहां पे ट्रांजैक्शन हुई है। मगर 2004 से पहले यह जमाना नहीं था। ये जितने भी बड़े बड़े कांड हुए, हर्षद मेहता कांड हुआ, दीपक पारेख कांड हुआ, कहा जाता है कि इन सारे स्कैंडल्स के पीछे, इन सारे स्कैम्स के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो ये है कि मोस्टली जो शेयर की ट्रेडिंग हुआ करती थी वो फिजिकल फॉर्मेट में होती थी। नाउ डीमैट अकाउंट 2004 तक यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था, मतलब सारे के सारे कंपनीज के शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड नहीं हुए थे। डीमैटेरियलाइज्ड को अगर आप थोड़ा ब्रेक कर देंगे तो डीमैटेरियलाइज्ड मतलब एक मटेरियल चीज है, एक फिजिकल चीज है, और यहां पे वो फिजिकल चीज क्या है? शेयर है आपके। उसको, उसकी फिजिकल कंटेंट को आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिजिकल कंटेंट खत्म, डिजिटल फॉर्मेट शुरू उसका। तो डीमैट का मतलब ये हुआ कि जो शेयर फिजिकल फॉर्मेट में अवेलेबल था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, सो दैट आप उसको इजीली उसे ट्रैक कर सकें, उसे ट्रेस कर सकें। राइट सर। 2004 तक क्योंकि डीमैटेरियलाइजेशन यूनिवर्सल नहीं था, इसी वजह से ज्यादातर जो बुद्धिमान लोग हुआ करते थे वो फिजिकल ट्रांजैक्शंस को प्राइवेटली कर लिया करते थे। ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा बायर हूं या कोई बहुत बड़ा सेलर है शेयर्स का, तो वो रादर देन गोइंग ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो किसी दूसरे मींस से प्राइवेटली शेयर्स की ट्रेडिंग कर लेगा, और शेयर्स की ट्रेडिंग भी होती चली जाती थी, ह्यूज प्रॉफिट्स बनते थे, मगर गवर्नमेंट के पास जो कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था वो पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता था कि किसने किसको शेयर बेचा, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडिंग हो रही है वो कैश में हो जाती थी या फिजिकल फॉर्मेट में शेयर एक दूसरे को पास ऑन कर दिए जाते थे ना। इसी कारण गवर्नमेंट ने एक लॉजिक यहां पे अप्लाई किया कि ठीक है, आप ट्रांजैक्शन छुपा सकते हैं, छुपा लो, हम ऑब्वियसली उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे, मगर हम अब इसके ऊपर एक टैक्स लगा रहे हैं। ट्रांजैक्शन के ऊपर एक टैक्स लगेगा, और याद रखिएगा टैक्स की चोरी करना कानूनन जुर्म है, आपको उसके लिए पीनलाइज किया जा सकता है। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है और आपने उसको चुपके चुपके अंडर द टेबल कर लिया बिना गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, और यह बात अगर गवर्नमेंट को पता लग गई
तो आपको हम दबा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट आपको दबा सकती है और उसके लिए आपको पीनलाइज कर सकती है। इसी कारण गवर्नमेंट ने एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया था कि जो लॉस गवर्नमेंट को हो रहा था कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर वो ना हो। इसी कारण राइट इन द बिगिनिंग एसटीटी लगा दिया जाता है। जैसे ट्रांजैक्शन होती है आपको एक एसटीटी पे करना पड़ता है। अब सिंपल सा गेम है, अगर आपने एसटीटी पे किया है, इफ यू हैव पेड एसटीटी, तो आपका एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आ गया। उसी रिकॉर्ड को चेक करके गवर्नमेंट ये वेरीफाई कर सकती है कि आपने अगर कोई गेन किया है, अगर आपने कोई प्रॉफिट जनरेट किया है शेयर बेचने पे, तो आपका सीजीटी कितना बनता है, आपका कैपिटल गेन टैक्स कितना बनता है। राइट सर, सो दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये वो जमाना था जब ज्यादातर शेयर्स जो थे वो डीमैट फॉर्म में अवेलेबल नहीं थे, वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल थे। पर आज तो ऐसा नहीं है, आज तो यूनिवर्सल डीमैटेरियलाइजेशन हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स, ऑलमोस्ट ही मैं बोलूंगा सारे के सारे शेयर्स जो इस टाइम ट्रेड किए जाते हैं वो आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ट्रेड करने पड़ते हैं। अब आप फिजिकल फॉर्मेट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू ट्रेड, इफ यू वांट टू ट्रेड थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देन यू मस्ट हैव अ डीमैट अकाउंट। सो अब अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट है, अब गवर्नमेंट आराम से इस ट्रेल को आइडेंटिफाई कर सकती है, तो फिर एसटीटी लगाने का अब लॉजिक क्या बचा है? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा गवर्नमेंट से। अब लेट्स सी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिप्लाई देती है, क्या रैशनल लेके आती है, वो देखने वाली बात होगी। आगे की जितनी भी इंप्रूवमेंट्स होगी मैं कोशिश करूंगा उन इंप्रूवमेंट्स को आपके साथ डिस्कस किया जाए। ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं या आप इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप स्टूडेंट हैं, आपको याद होगा कि हमारी क्लासेस के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में डिस्कस किए हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के कुछ मैंने आपसे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे अंडर द फिस्कल पॉलिसी ना। वहां पे अगर आपको ताजा तर्रार एक करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा, वो आप इस तरीके का एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी करंट इशू। आप चाहें तो उसको अपने आंसर राइटिंग के दौरान कोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।